जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की सेशन की महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं दोस्तों, जैसे आपका हो गया एलडीसी, लेडी सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी में ये सेशन काम आने वाला है। आज के सेशन में हमेशा की तरह फुल एक्सप्लेनेशन रहने वाला है और यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, झारखंड में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का विस्तार पाया जाता है। अवर्गीकृत वन किसे कहा जाता है? वैसे वन जो रक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, कौन से वन कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। झारखंड में कुल 33 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना है? 0.14% है। सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है? किस जिले में देखने को मिलता है? साहेबगंज में देखने को मिलता है। इसके बाद क्रमशः पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और हजारीबाग का स्थान है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था? झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2015 में इको टूरिज्म नीति 2015 में बनाई गई थी। क्लियर ना? सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना, वनों का प्रबंधन करना और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड में पार्क और बगीचों के प्रबंधन और विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है दीनदयाल पार्क रांची, कारगिल पार्क लातेहार, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग या सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। झार पार्क के तहत निम्नलिखित में कौन सा पार्क शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारगिल पार्क लातेहार झार पार्क के तहत शामिल नहीं है। झार पार्क का गठन किस लिए किया गया था? आइए देख लेते हैं। तो झार पार्क का गठन झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। पार्कों और बगीचों के प्रबंधन और विकास के लिए इसका गठन किया गया था। संचालन किसके द्वारा किया जाता है? झारखंड पार्क प्रबंधन और विकास प्राधिकरण द्वारा इसका संचालन किया जाता है और झारखंड में 10 पार्कों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं उन पार्कों को। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, दीनदयाल पार्क, नक्षत्र वन, सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, श्री कृष्णा पार्क, ये सभी रांची में है। ठीक है, इसके अलावा शहीद निर्मल पार्क हजारीबाग में, अंबेडकर पार्क सिल्ली में, घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में और सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? दोस्तों आंसर कीजिए।
किस माह में बोया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बैसाख माह में बोया जाता है। किस माह में बोया जाता है दोस्तों? बैसाख माह में बोया जाता है। क्लियर? भदई फसल, भदई फसल की बात कर लिया जाए तो बैसाख जेठ में बोया जाता है, यानी मई जून में, और भादो यानी अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड के निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस पंचवर्षीय योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस परियोजना की शुरुआत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुनासी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। स्वर्ण रेखा परियोजना, कोनार परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, ठीक है, ये सभी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जबकि पुनासी जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा फटाफट। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 200 मेगावाट। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की बात कर लिया जाए तो इसका प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1982-83 में हुआ था, ठीक है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ये संयुक्त परियोजना है और विश्व बैंक के सहयोग से ये चलाया जा रहा है, ठीक है। इसी के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध और गोलूडी बांध, ठीक है। चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में है और गोलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में है। खरकई नदी पर कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? खरकई नदी पर इच्चा बांध बनाया गया है, गाजिया बांध बनाया गया है और पालना बांध बनाया गया है, ठीक है। इच्चा बांध पश्चिमी सिंहभूम में, गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम में और पालना बांध सरायकेला खरसावां में आपको देखने को मिलता है। और इस परियोजना के तहत जो है हुंडरू जलप्रपात से, ठीक है, याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है और हुंडरू जलप्रपात से लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राज्य की आर्थिक समृद्धि दर में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 65%। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना है? 15.2, द्वितीय क्षेत्र में 19.8 और तृतीय क्षेत्र में योगदान 65% है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग या उपरोक्त सभी? झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी स्थानों पर जस्ता पाया जाता है। जस्ता संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, इसके अलावा रांची और सिंहभूम में भी जस्ता पाया जाता है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है? एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? बोकारो में अवस्थित है एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री कहाँ पर है? ये दोनों बोकारो में है। कहाँ पर है दोस्तों? बोकारो में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य द्वारा इनमें से किस स्थान पर व्यवसायिक पायलट लाइसेंस परीक्षण एकेडमी शुरू करने की योजना है? झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस स्थान पर व्यवसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी शुरू करने की योजना है? आंसर क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दुमका में, ठीक है, दुमका में शुरू करने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा दुमका में, ठीक है, कहां पर? दुमका में व्यवसायिक पायलट लाइसेंस परीक्षण एकेडमी की शुरुआत करने की योजना बनाई गई है।
इसे आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर शुरू किया गया है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचेत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? 85,000 किलोवाट, 70,000 किलोवाट, 40,000 किलोवाट या 20,000 किलोवाट? पंचेत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 40,000 किलोवाट। पंचेत जल विद्युत परियोजना, ठीक है, धनबाद, याद रखिएगा, धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर स्थापित किया गया है। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है, पॉलिटी से भी कुछ प्रश्न है दोस्तों। राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो मात्र एक सीट आरक्षित है। झारखंड में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं, और इन 14 सीटों में, ठीक है, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए और 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्यसभा की सीट की बात कर लिया जाए तो झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे? 13 जुलाई 2013 को। दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को बने थे, ठीक है। और कब तक रहे थे? 2 फरवरी 2024 तक रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे और 3 जुलाई तक वे 2024 तक वे मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद जो है दोस्तों फिर से हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली थी। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक कौन थे? सुरेश महतो, हेमंत सोरेन, अंबा प्रसाद या सविता महतो? सही आंसर हो जाएगा अंबा प्रसाद। सबसे अधिक उम्र के विधायक यदि आपसे पूछ लिया जाए 2019 के चुनाव में कौन थे दोस्तों? रामेश्वर उरांव थे। कौन थे? रामेश्वर उरांव। कांग्रेस से ये विधानसभा चुनाव जीते थे, लोहरदगा से, ठीक है। सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद थी, ये भी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, बड़कागांव विधानसभा सीट से। दोस्तों बड़कागांव विधानसभा सीट की बात कर लिया जाए तो 2009 में अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू भी यहाँ से जीते थे, और 2014 की बात कर लिया जाए तो 2014 में अंबा प्रसाद की माता जी यानी निर्मला देवी ने 2014 में यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ी थी। कहां से? बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में एक टर्म में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रघुवर दास। रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक मुख्यमंत्री के पद संभाले थे। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।